हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आज हमारा एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज़ का डे 9 है। जैसे कि आप सब जानते हो कि ये सीरीज़ स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड है, जहां हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल से डिस्कस करते हैं। आज के क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और साथ साथ खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 221 से। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो सिंपल लैंग्वेज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताता है कि एक्चुअल और जो बजटेड सेल्स है वो ब्रेक इवन सेल्स से कितनी ज़्यादा है। एक्चुअल सेल्स जितना ब्रेक इवन सेल्स से ज़्यादा होगा उतना ही हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द एक्सेस ऑफ बजटेड और एक्चुअल सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई है तो इसका मतलब बिजनेस सेफ जोन में है, और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लो है इसका मतलब रिस्क ज़्यादा है और लॉस जल्दी शुरू हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a firm maintains provisions for bad debts at a 5% of debtors and provisions for discount at 2.5% and debtors amount is 20,000, the provision for discount will be, देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना। ठीक है, जब पहले आपको बैड डेट्स जो है वो दिए हैं, बैड डेट्स हैं आपके 5%। तो जब स्टेप बाय स्टेप देखो, जब टोटल डेट्स अगर आपके पास 20,000 के हैं और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 5%, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इस पर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमेशा गुड डेटर्स पे बनता है। जब भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे वो बैड डेट्स को हटा के करेंगे, केवल गुड डेट्स पे। तो गुड डेट्स कितने हैं, टोटल डेट्स हैं आपके पास 20,000 के और बैड डेट्स हैं माइनस कर दिए 1,000, तो 19,000 जो अमाउंट है ये आपके पास है गुड डेट्स का, इसमें कोई भी बैड डेट्स नहीं है। अब इस पे आपका जो डिस्काउंट है वो कैलकुलेट हुआ 2.5% की रेट से। ठीक है, तो अब इस पे कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा ₹475। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्ड इन द हैंड आर्ग्यूमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन। बर्ड इन हैंड थ्योरी है ना, वो किसके जो थ्योरी है बर्ड इन हैंड वो किसके बीच रिलेशन एक्सप्लेन करती है। देखो अकॉर्डिंग टू बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट इन्वेस्टर्स को करंट डिविडेंड ज़्यादा पसंद होता है बजाय फ्यूचर के कैपिटल गेन से। फ्यूचर में क्या पता कैपिटल गेन कितना होगा नहीं होगा, हमें नहीं पता क्योंकि फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। लेकिन अगर हमें अभी डिविडेंड मिल रहा है तो जो इन्वेस्टर्स है वो अभी का डिविडेंड लेना पसंद करेंगे बजाय ये कहेंगे कि भाई हम 2, 4, 5 साल बाद में जो कैपिटल गेन होगा वो ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सर्टेन है क्योंकि अभी मिल रहा है, और ये है अनसर्टेन क्योंकि फ्यूचर में मिलेगा। तो ठीक है, तो डिविडेंड है वो श्योर अभी का है, फ्यूचर का अनसर्टेन ग्रोथ है, इसलिए ये थ्योरी रिलेट करती है डिविडेंड एंड ग्रोथ ऑफ फर्म। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आज का डिविडेंड और फ्यूचर की ग्रोथ ऑफ फर्म, ये बताता है बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस इज नॉट रिलेटेड विद। ड्यू पॉइंट एनालिसिस किन चीज़ों से रिलेट नहीं है, यानी कौन से ऑप्शंस इसका हिस्सा नहीं है। देखो जो ड्यू पॉइंट एनालिसिस है ना वो एक प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी इसको एनालिसिस करता है। ये टूल किसको करता है, प्रॉफिटेबिलिटी प्लस एफिशिएंसी, इसको बताता है। तो जो कंपनी कोई भी कंपनी है वो 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करती है, एक तो प्रॉफिट, दूसरा एफिशिएंसी, तीसरा रिटर्न। तो प्रॉफिट रिलेट हो गया नेट प्रॉफिट मार्जिन से, और एफिशिएंसी होती है एसेट्स टर्नओवर रेशियो से, और रिटर्न होते हैं, रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं,
ROCE डिवाइडेड बाय ROI, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो जो डिविडेंड यील्ड रेशियो है ये इसका पार्ट नहीं होता ड्यू पॉइंट एनालिसिस का, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये भी इसका पार्ट होता है, नेट प्रॉफिट भी पार्ट होता है और एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी इसका पार्ट है। तो मेनली कौन से कंपोनेंट्स हैं? 3, प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी इसमें आ जाएगा, ये बताता है कितना प्रॉफिट है। अफिशिएंसी बताएगा एसेट्स का, टर्नओवर रेशियो ये बताएगा एफिशिएंसी, ठीक है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताएगा ROCE डिवाइड बाय ROI। तो ये आपका ड्यू पॉइंट एनालिसिस का पार्ट नहीं होता। विच कॉम्बिनेशन इज जनरली गुड फॉर अ फर्म, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज और जो फाइनेंशियल लिवरेज का कौन सा कॉम्बिनेशन फर्म के लिए बेस्ट माना जाएगा? ऑप्शंस हैं हाई ऑपरेटिंग लिवरेज, हाई फाइनेंशियल लिवरेज, लो ऑपरेटिंग लिवरेज और लो फाइनेंशियल लिवरेज, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज या लो फाइनेंशियल लिवरेज। तो कौन सा इसका कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज, लो फाइनेंशियल लिवरेज। क्योंकि देखो ऑपरेटिंग जो लिवरेज है, ऑपरेटिंग लिवरेज बताता है कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से, ऑपरेटिंग लिवरेज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट से रिलेटेड होता है, और फाइनेंशियल लिवरेज है वो रिलेटेड होता है डेट और इंटरेस्ट कॉस्ट से, ठीक है। सो हाई ऑपरेटिंग लिवरेज मीन्स होता है कि बिजनेस है वो ज़्यादा रिस्की है, और हाई फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है। तो बेस्ट सिचुएशन होती है जो ऑपरेटिंग लिवरेज तो हाई हो लेकिन जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो लो हो। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल लिवरेज अराइज बिकॉज ऑफ। तो फाइनेंशियल लिवरेज किस वजह से होता है? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरेस्ट कॉस्ट। फाइनेंशियल लिवरेज हमेशा इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से होता है, क्योंकि देखो जो फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है डेट का यूज़ करके रिटर्न्स को बढ़ाना, और जैसे ही हम डेट लेते हैं, कोई भी कंपनी डेट लेगी तो उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मीन्स। हाई डिग्री फाइनेंशियल लिवरेज का क्या मतलब है? कंपनी ने ज़्यादा डेट्स लिए, अगर कंपनी के पास ज़्यादा डेट्स हैं तो कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ये रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी के पास जो डेट हैं वो हाई हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाई डेट प्रपोर्शन। इक्विटी की बजाय डेट कंपनी के पास ज़्यादा है, इसीलिए फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा है, क्योंकि हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ऑपरेटिंग लिवरेज हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ। ऑपरेटिंग लिवरेज किस टाइप के रिस्क को एनालाइज करने में हेल्प करता है? बिजनेस रिस्क, फाइनेंसिंग रिस्क, प्रोडक्शन रिस्क या क्रेडिट रिस्क? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेस रिस्क। ऑपरेटिंग लिवरेज अराइजेज बिकॉज ऑफ। तो ऑपरेटिंग लिवरेज किस वजह से होता है? देखो ऑपरेटिंग लिवरेज का मेन रीज़न होता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे रेंट पे कर रहे हैं या सैलरी दे रहे हैं या फिर डेप्रिसिएशन। तो ये सारे बिजनेस की ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। जितने भी बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, जो मेन ऑपरेशन है बिजनेस का, तो उसकी जितने भी ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं जो फिक्स्ड हैं, तो वो ऑपरेटिंग लिवरेज उन्हीं की वजह से अराइज होता है। इसलिए ऑपरेटिंग लिवरेज हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ही आता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग लिवरेज इज कैलकुलेटेड एज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का सही फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय पीबीटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट या ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टैक्सेस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ये इसका सही फॉर्मूला है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल इम्प्रूव द क्विक रेशियो। देखो इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो क्विक रेशियो को इम्प्रूव करता है? उसकी वजह से अगर अभी क्विक रेशियो 2:1 है, तो कौन सा ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसकी वजह से क्विक रेशियो बढ़ जाएगा? या तो 2.5:1 हो जाएगा या 3:1 हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट है सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश।
अगर हम गुड्स को सेल करेंगे तो उससे क्या होगा, इन्वेंट्री कम हो जाएगी और कैश बढ़ जाएगा। तो इन्वेंट्री तो वैसे भी जो क्विक रेशियो है उसका पार्ट नहीं माना जाता, क्योंकि इन्वेंट्री करंट रेशियो में तो आता है लेकिन क्विक रेशियो में नहीं आता। तो जैसे ही इन्वेंट्री कम होगी आपकी एसेट्स बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा कि आपका क्विक रेशियो भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो गुड्स को सेल किया मतलब इन्वेंट्री कम हो गई और डेटर्स बढ़ गए। तो जब जैसे ही डेटर्स बढ़ेंगे आपका क्विक रेशियो भी बढ़ेगा। इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। शेयर्स इश्यू किए कैश के बदले, तो कैश बढ़ आ गया, ठीक है। तो कैश जैसे बढ़ा आपका क्विक रेशियो भी इंक्रीज होगा। तो तीनों केसेस में क्विक रेशियो इंक्रीज होता है और जो करंट लायबिलिटी है वो सेम रहेगी। सो राइट आंसर है आपका सॉरी तीनों केसेस में आपके जो क्विक एसेट्स हैं वो इंक्रीज होंगी और जो करंट लायबिलिटी है वो सेम होगी। यहाँ पे भी आपकी जो करंट एसेट्स है वो बढ़ती है, करंट लायबिलिटी सेम है। यहाँ इस केस में भी आपके पास जो डेटर्स हैं वो बढ़े, करंट लायबिलिटी सेम हुई, और इस केस में भी आपकी जो करंट एसेट्स है वो बढ़ी क्योंकि कैश बढ़ा है। तो तीनों केसेस में जो क्विक रेशियो है वो इम्प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनीज करंट रेशियो इज 2:1 आफ्टर मेकिंग कैश पेमेंट टू सम ऑफ इट्स क्रेडिटर्स द करंट रेशियो विल बी। देखो करंट रेशियो अभी दिया है 2:1, और अगर कैश से किसी क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने पे करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा। मान लो देखो 2:1 है ना करंट रेशियो, तो मान लेंगे कि जो करंट एसेट्स हैं वो हमारे पास 2 लाख रुपए की हैं और करंट लायबिलिटी है 1 लाख रुपए की। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे करंट रेशियो, तो देखो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आपका आ गया 2:1 का। ये हमने माना करंट एसेट्स हैं 2 की और करंट लायबिलिटीज 1 लाख की हैं। अब अगर कोई क्रेडिटर है जिसको हमें पेमेंट करनी है 50,000 रुपये की, तो जैसे हमने 50,000 रुपये की उसको पेमेंट किया तो कैश में पेमेंट हुई, तो आपके पास करंट एसेट्स कम हो गए 50,000 से, तो अब हो गई करंट एसेट्स घट के 1.5 लाख, और करंट लायबिलिटीज़ कितनी हो गई, वो भी 50,000 से कम हो गई क्योंकि क्रेडिटर्स को पेमेंट की है। तो यहाँ पे भी 50,000 रुपये आ गया करंट लायबिलिटीज़। तो अब जो करंट रेशियो है वो आ गया 3:1। तो क्या इफेक्ट आया, आपका करंट रेशियो इंक्रीज हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी वर ₹2 लाख एंड करंट रेशियो 2.5:1 आफ्टर पेइंग ₹1 लाख टू इट्स ट्रेड पेबल्स द करंट रेशियो विल बी। देखो आपको बताना है कि ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करने के बाद आपका न्यू करंट रेशियो क्या होगा। सो क्वेश्चन में आपको करंट लायबिलिटीज़ दी हैं 2 लाख की और करंट रेशियो हमारे पास ऑलरेडी है 2.5 का। तो देखो फॉर्मूले में पुट कर देंगे इसको, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ आपको पहले से पता है, आपके पास 2 लाख की हैं और करंट रेशियो है 2.5 और यहाँ पे करंट एसेट्स, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई आपके पास ₹5 लाख की। अब अगर 1 लाख रुपए क्रेडिटर्स को हमने पे कर दिए तो करंट एसेट्स कितने की बच गए, तो करंट एसेट्स बच गए 4 लाख की, और करंट लायबिलिटी जो 2 लाख रुपए की थी और 1 लाख रुपए अगर हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिए तो करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपए बच गई। तो अब न्यू जो करंट रेशियो है वो 4:1 का हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, अ कंपनीज करंट रेशियो इज 3:1 एंड लिक्विड रेशियो इज 1.2:1। इफ इट्स करंट लायबिलिटीज आर ₹2 लाख, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो देखो आपको ना क्वेश्चन में करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1 और करंट लायबिलिटी दी हुई है 2 लाख रुपए की, तो इससे आप करंट एसेट्स निकाल सकते हो। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़, और करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास 2 लाख रुपए की और रेशियो है 3, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करंट एसेट्स आ गए 6 लाख रुपए के। कितने आए करंट एसेट्स 6 लाख के। अब हमने निकालना है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो पहले से दे रखा है हमारे पास 1.2:1 का, और लिक्विड एसेट्स कितनी है, देखो लिक्विड एसेट्स निकल जाएंगी क्योंकि हमारे पास है करंट एसेट्स दी हुई हैं। तो करंट एसेट्स दी हुई हैं तो यहाँ पे लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ कितने हैं, ₹2 लाख की, तो 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, तो यहाँ पे आपके पास लिक्विड एसेट्स आ जाएंगी। तो लिक्विड एसेट्स आ गई आपके पास 2,40,000, ठीक है।
और ऑलरेडी हमारे पास करंट एसेट्स हैं 6 लाख और लिक्विड एसेट्स आ गई 2,40,000। तो करंट एसेट्स से आप लिक्विड एसेट्स माइनस कर देंगे तो 6 लाख माइनस 2,40,000, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू 3,60,000। ये डिफरेंस किस चीज़ का आया? डिफरेंस आया इन्वेंट्री का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 20 लाख, रिजर्व्स 5 लाख, डिबेंचर्स 10 लाख एंड करंट लाइबिलिटीज 8 लाख। द डेट इक्विटी रेशियो विल बी। तो आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो देखो डेट इक्विटी का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी, ये आपका फॉर्मूला होता है। या फिर इसको ये कह सकते हैं लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेट कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में? तो लॉन्ग टर्म डेट आपके पास है 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज तो आपके लॉन्ग टर्म नहीं होती, ये तो शॉर्ट टर्म है ना। तो 10 लाख हो गए आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, सॉरी ये लॉन्ग टर्म ऊपर आएगा। और शेयर होल्डर्स फंड कितना है? शेयर होल्डर्स फंड होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लसेस। तो ये हो गया आपके पास 20 लाख प्लस 5 25 लाख। तो डिवाइड कर देंगे 25 लाख से। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4:1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, व्हेन द डेट टर्नओवर रेशियो इज 4, व्हाट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड। आपको डेटर्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 4, उसके बेसिस पे एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। सो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है मंथ्स डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो मंथ होते हैं 12 और डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 12 डिवाइडेड बाय 0.4, सॉरी 4। तो ये आपके पास आ गया 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स क्या हो गया? 3 मंथ्स हो गया। इसका मतलब क्या है 3 मंथ्स से? इसका मतलब है कंपनी अपने डेटर्स से एवरेज 3 महीने में पेमेंट कलेक्ट करती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज रिफ्लेक्ट्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ। देखो फाइनेंशियल लिवरेज जो होता है, फाइनेंशियल लिवरेज डेट, फाइनेंशियल लिवरेज किस वजह से आता है? डेट्स की वजह से। और डेट्स पे हमें पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज बताता है कि EBIT में चेंज होने से EPS कितना चेंज हुआ। क्या रिलेशन बताता है फाइनेंशियल लिवरेज? इसका फॉर्मूला भी होता है ना EBIT अपॉन EPS। तो इसका रिलेशन बताता है कि EBIT में चेंज होने की वजह से EPS कितना चेंज हुआ। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, EPS टू चेंज इन EBIT। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।